हेलो स्टूडेंट्स, आज हम विज्ञान का 9th क्लास का जो दूसरा पार्ट है हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं उसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है और इसका जिक्र जो है कहीं ना कहीं 10वीं क्लास में भी होगा जब आप पहला पार्ट पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया समीकरण वहाँ पे। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। देखिए, हम जैसे जानते हैं कि पूरा का पूरा जो हमारा आसपास का पर्यावरण है वो परिवर्तनशील है, यानी कि उनमें निरंतर लगातार जो है वो परिवर्तन होते रहते हैं। लेकिन जब बात विज्ञान के संदर्भ में करते हैं तो इन परिवर्तन को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। बहुत से जो परिवर्तन होते हैं, कुछ परिवर्तन जो है वो भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं और कुछ परिवर्तन जो है वो रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। यानी कि इसको हम कहते हैं कि फिजिकल चेंजेस यानी कि भौतिक परिवर्तन और केमिकल चेंजेस यानी कि रासायनिक परिवर्तन। अब दोनों में अंतर क्या है वो समझने की हम इस टॉपिक के अंदर प्रयास करेंगे। अब देखिए, मैं छोटा सा उदाहरण लेता हूँ आपके सामने। मान लीजिए कि मैंने एक कागज़ का टुकड़ा ले लिया। अब कागज़ का टुकड़ा जो है वो मैंने लिया और मैं इसे फोल्ड कर दिया, मैं इसे मोड़ते मोड़ते मैंने उसका आकार जो है बहुत छोटा कर दिया। मैंने उसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया है, उसके आकार में परिवर्तन हो गया है। तो ये क्या हुआ हमारे पास। लेकिन अब देखिए, जिसको मैंने मोड़ के इतना छोटा सा कर लिया है उसको अब क्या कहेंगे, वो अब भी कागज़ है। जो पहले बड़ा टुकड़ा मेरे पास शीट थी कागज़, उसको भी मैं कागज़ कह रहा था, मैंने मोड़ को उसे छोटा सा कर लिया, उसमें परिवर्तन कर दिया। वो जो छोटा टुकड़ा मेरे हाथ में है वो भी क्या है, कागज़ है। अब ये जो परिवर्तन हुआ है जिसमें मैंने उसमें किसी वस्तु में परिवर्तन तो कर दिया है लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बना है। वो पहले भी कागज़ था, अब भी कागज़ है। और दूसरी बढ़िया जो बात है यहाँ पे वो ये कि अब मैं इस कागज़ को दोबारा खोलकर फिर उसी कागज़ को उसी रूप में प्राप्त कर सकता हूँ। तो ये परिवर्तन जो है इस प्रकार के, इनको हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि मैंने एक बर्फ़ ले ली एक बीकर के अंदर और उस बर्फ़ को जो है मैं थोड़ा सा कमरे के ताप पर छोड़ देता हूँ। अब ध्यान रखिए, बर्फ़ कुछ नहीं है, बर्फ़ का सूत्र है H2O, जो जल का सूत्र भी होता है। थोड़ी देर में क्या होगा, वो बर्फ़ जो है कमरे के ताप पर पिघल जाएगी और वो सारा का सारे जो ठोस रूप में बर्फ़ थी वो सारी जो है परिवर्तित हो जाएगी तरल रूप में और जल बन जाएगी। अब बर्फ़ से जल बन गया है तो जल भी क्या है, बर्फ़ का सूत्र क्या था, H2O। जो जल बना उसका सूत्र क्या है, H2O। यानी यहाँ भी कोई नया पदार्थ नहीं बना, केवल भौतिक अवस्था बदली है। भौतिक अवस्था कैसे बदली है, बर्फ़ जो है ठोस थी, सॉलिड थी, और वो सॉलिड से किस रूप में आ गई, लिक्विड यानी कि तरल रूप में आ गई है। लेकिन संरचना, जो आंतरिक संरचना या संगठन है वो नहीं बदला है। बर्फ़ भी H2O थी और जो हमारे पास तरल बना है जल वो भी H2O है। तो कोई नया पदार्थ नहीं बना, केवल भौतिक अवस्था में परिवर्तन हुआ है। तो ऐसे जो परिवर्तन होते हैं जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है उसको हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अब यहीं से उदाहरण ले लीजिए, मान लीजिए कि मैंने बर्फ़ को पिघलाकर जल बना दिया। अब क्या मेरे पास इस बात की संभावना है कि मैं उसी जल से दोबारा ठोस बर्फ़ प्राप्त कर लूँ? क्या ये संभव है स्टूडेंट्स, बताइए मुझे। बिल्कुल संभव है। अगर मैं उस बर्फ़ को तरल जो है उसको अगर मैं फ्रिज में रख देता हूँ तो वो दोबारा बर्फ़ में परिवर्तित हो जाएगा। तो यानी कि मैं बर्फ़ से शुरू किया था मैंने अपना प्रयोग, मैंने तरल बनाया, फिर दोबारा मैं उसी बर्फ़ पर पहुँच गया। मैंने कागज़ का टुकड़ा लिया था, मैंने उसे फोल्ड किया, छोटा कर दिया, फिर दोबारा खोल कर उसी रूप में वापस वहाँ पहुँच गया। तो ये जो दो गुण हैं ये इस परिवर्तन को समझने के लिए पर्याप्त है स्टूडेंट्स। अब भौतिक परिवर्तन क्या है कि ऐसे परिवर्तन जिनमें क्या होता है, केवल भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, उसको हम बोलेंगे कि वो जो है भौतिक परिवर्तन है। दूसरी बात देखिए क्या है, यहाँ पर कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है। मैंने कागज़ का टुकड़ा लिया था, छोटा किया तब भी वो कागज़ ही था। मैंने बर्फ़ ली, बर्फ़ H2O थी, पिघल के पानी बन गई तब भी वो H2O ही रही, तो नया पदार्थ नहीं बना। तो ये सबसे पहला लक्षण आप ध्यान रखिए कि भौतिक परिवर्तन के अंदर नए पदार्थ नहीं बनते हैं। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे वो ये कि ये उत्क्रमणीय जो है होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। कैसे, मैंने कागज़ का टुकड़ा लिया था, फोल्ड करके छोटा कर लिया, दोबारा खोला तो क्या हो गया, फिर वो उसी रूप में आ गया। यानी कि जहाँ से मैंने शुरुआत की थी मैं दोबारा वहीं पर पहुँच गया। मैंने बर्फ़ ली थी, बर्फ़ को मैंने पिघलाया तो वो तरल बन गया, लेकिन दोबारा अगर मैं उसको जमा देता हूँ ठंडे तापमान पर रखकर, कम तापमान पर, तो फिर दोबारा बर्फ़ बन गई। तो मैंने बर्फ़ से शुरुआत की थी, फिर मैं तरल पे आ गया, तरल से फिर दोबारा हम बर्फ़ पे पहुँच गए। तो दोबारा उसी अवस्था को प्राप्त करना संभव होता है। ऐसे परिवर्तन जो है वो भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। अब बात करते हैं हम रासायनिक परिवर्तनों की। छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक कागज़ का टुकड़ा, अब भी वही कागज़ का टुकड़ा लेते हैं हम। उस कागज़ के टुकड़े को मैं जला देता हूँ। अब मैंने उसे फोल्ड करके छोटा नहीं किया है या काट के छोटा नहीं किया है, मैंने सीधे उसको जला दिया है। अब जलने के बाद क्या हो गया, नया पदार्थ जो प्राप्त हुआ है वो क्या है, वो है राख। अब ध्यान रखिए कि नया पदार्थ बन गया है जलने के बाद। अब ये परिवर्तन जो है ये रासायनिक परिवर्तन है।
क्यों? क्योंकि यहाँ पे नया पदार्थ बन गया है। अब दूसरा देखिए, वहाँ पे क्या था कि जहाँ से हमने शुरुआत की थी हम वहाँ दोबारा लौट सकते थे। बर्फ़ से पानी बनाया, पानी से बर्फ़ बन सकती थी, लेकिन यहाँ पे हमने कागज़ को जलाकर राख बना दी। तो क्या ये संभव है कि मैं राख से दोबारा कागज़ प्राप्त कर लूँ? बिल्कुल भी संभावना नहीं है। तो ऐसे परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं, जहाँ पे हमें एक नया पदार्थ भी मिलता है और नए पदार्थ से हम दोबारा उस पुराने पदार्थ को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं दैनिक जीवन से, जैसे कि हम दूध है, दूध अगर हम रात को ले रहे हैं, उसमें हम थोड़ा सा नींबू या खट्टा मिला दें तो सुबह तक वो क्या बन जाएगा? दही बन जाएगा। अब दूध से दही का बनना कैसा परिवर्तन है? अब इसमें क्या होता है, क्या ये देखिए, किसी भी परिवर्तन के लिए जांचना, किसी भी परिवर्तन को ये जांचना कि क्या ये रासायनिक परिवर्तन है या भौतिक परिवर्तन है, आपको सिर्फ दो ही चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी जो आपको हर उत्तर आपका दे देंगी। पहला ये कि क्या इसमें कोई नया पदार्थ बन रहा है। अगर नया पदार्थ बन रहा है तो वो रासायनिक परिवर्तन होगा। दूसरा आप ये देख लीजिए कि हमने जो नया पदार्थ प्राप्त किया है उससे वो पहले वाला पदार्थ प्राप्त करना संभव है या नहीं है। अगर नहीं है तो वो रासायनिक परिवर्तन है। जैसे मैं उदाहरण दूध से दही का लेता हूँ। अब दूध हमने ले लिया, दूध से दही बन गया, वो दूध था, ये दही है, नया पदार्थ बन गया, तो ये रासायनिक परिवर्तन है। दूसरा देखिए, क्या ये संभव है कि दही से दोबारा दूध प्राप्त कर लें? बिल्कुल नहीं है। तो ये एक रासायनिक परिवर्तन है, यानी कि ये इरिवर्सिबल होते हैं, अनुत्क्रमणीय होते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो आई एम श्योर कि स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया। चलिए इसे टेबल सारणी के रूप में देखते हैं क्या है हमारे पास। भौतिक परिवर्तन देखिए क्या है। भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता, ये मैं आपको समझा दिया है। रासायनिक परिवर्तन क्या है? ऐसे परिवर्तन जिनमें हमेशा नया पदार्थ बनता है। फिर भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं। उत्क्रमणीय मतलब रिवर्सिबल, जहाँ से आपने शुरुआत की थी आप कई स्टेप्स के बाद, कई चरणों के बाद दोबारा उस स्थिति पर पहुँच सकते हैं। तो ये भौतिक परिवर्तन का गुण होता है, ये उत्क्रमणीय या फिर रिवर्सिबल होते हैं। यहाँ पे क्या है, जो रासायनिक परिवर्तन वो कैसे? अनुत्क्रमणीय है, इरिवर्सिबल। आपने एक बार नया पदार्थ बना लिया, उससे दोबारा उसी पदार्थ को प्राप्त करना संभव नहीं होगा साधारण विधि द्वारा। फिर हमारे पास तीसरा क्या है, जब भौतिक परिवर्तन होते हैं तो बहुत कम मात्रा में ऊर्जा में परिवर्तन होता है, यानी कि एनर्जी चेंजेस जो हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं, माइन्यूट होते हैं। जब भी कोई भौतिक परिवर्तन होता है, कागज़ जब मैंने पलटा है, थोड़ा उसको छोटा किया है, तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा ऊर्जा में परिवर्तन नहीं हुआ है। लेकिन जब मैंने कागज़ को जलाया है तो उसमें प्रकाशीय ऊर्जा भी निकली है, ऊष्मा भी निकली है। तो यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन के अंदर जो ऊर्जा में परिवर्तन होते हैं उनकी मात्रा अधिक होती है। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो है वो उदाहरण है, जैसे बर्फ़ का पिघलना है, बर्फ़ को हम पिघला के जल बनाएंगे, ये एक भौतिक परिवर्तन है। अगर उसी जल को आप और गर्म करके भाप बना देंगे तो ये भी भौतिक परिवर्तन है। यहाँ पे देखिए उदाहरण क्या है, लकड़ी का जलना। आपने लकड़ी को एक बार जला दिया तो वो राख मिलेगी, राख से दोबारा लकड़ी प्राप्त करना संभव नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो आपने बर्फ़ ली थी, बर्फ़ को पिघलाकर आपने पानी बना लिया या जल बना लिया, जल से दोबारा बर्फ़ प्राप्त करना जो है वो संभव है। तो स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है दोनों के बीच में, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। थैंक यू।